नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, चुनावी साल है। चुनावी साल में बिहार पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। आरा और मोतिहारी में पुलिस ने मौत का सामान बेचने वाले कारोबार का पर्दाफाश किया है। हथियारों के जखीरे को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। हथियारों के इस जखीरे को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वही हथियार हैं जिससे आए दिन लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है। आरा और मोतिहारी में जब्त किए गए इस मौत के सामान को देखकर आप चौंक जाएंगे। मोतिहारी के मुरारपुर गांव में छापेमारी करते हुए पुलिस ने कार्बाइन, ऑटोमेटिक पिस्टल, राइफल और देसी कट्टा के साथ 100 कारतूस बरामद किए। पुलिस हथियार माफिया कमरुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसकी 7 लग्जरी कार को भी बरामद किया। कमरुद्दीन उर्फ ढोलकवा मुरारपुर की मुखिया फरजाना अंसारी का पति है और वो आरजेडी का कार्यकर्ता बताया जाता है। मोतिहारी के साथ कई थाने में कमरुद्दीन के खिलाफ 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। कौन दिया था, क्या दिया था? कौन सा हथियार आपको कौन दिया था? राइफल दिया था 3 पतले, कार्बाइन मिला, पिस्टल मिला। उसके बारे में पुलिस ने अपनी गतिविधि तेज कर दी है और इसी क्रम में हम लोग हरसिद्धि थाना अंतर्गत आज रेड में कमरुद्दीन मियाँ के घर से और आसपास के ठिकानों से भारी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद किया है और इसमें कार्बाइन, कई ऑटोमेटिक पिस्टल्स, राइफल और 100 से भी ज़्यादा जो है गोलियां बरामद की गई है और इसके घर से करीब 7-8 गाड़ियाँ भी बरामद की गई है जिसका सत्यापन किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आरा जिले से है, जहां पटना एसटीएफ ने शाहपुर नगर पंचायत में छापेमारी कर हथियारों का जखीरा बरामद किया। पटना एसटीएफ को सूचना मिली थी कि शाहपुर थाना क्षेत्र में AK-47 जैसे घातक हथियारों की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने मौके से एक लोडेड AK-47 राइफल, एक बंदूक, 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 1 रिवॉल्वर और 76 जिंदा कारतूस बरामद किए। रेड के दौरान मौके से 2 तस्कर भी गिरफ्तार कर लिए गए। इसमें हम लोगों ने अब तक एक AK-47 जो कि लोडेड था, 2 देसी पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 1 देसी कट्टा, 1 देसी थॉर्नेट जो एक देसी नली बंदूक, 5 मैगजीन, कुल 76 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और इसके साथ 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। चुनावी साल में बिहार पुलिस लगातार एक्शन में है। बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। साथ ही मौत के सामान का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आरा और मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दहशत फैलाने की साजिश को नाकाम कर दिया। बिहार पुलिस अब हथियार तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट गई है। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार और मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। सिवान में एक दरोगा महाराजगंज के बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को गाली दे रहा है और गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वीडियो में दिख रहा दरोगा भगवानपुर हाट थाना में तैनात निरंजन कुमार बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक दरोगा सफेद कपड़े में पुलिस कर्मियों के साथ पब्लिक के बीच में खड़ा हुआ है। लोगों को सड़क जाम हटाने को कहता है। जब पब्लिक कहती है कि मांग हमारी पूरी हो जाए तो जाम हटा देंगे, तभी दरोगा महाराजगंज के सांसद के बारे में भद्दी गालियां देता है और उनको बुलाने को कहता है। इसी बीच किसी ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब देखिए, वीडियो वायरल होने के बाद सिवान एसपी मनोज तिवारी ने दरोगा पर शो कॉज किया है। नहीं आते बुलाओ, खाली सराज में नहीं आता है, सत्यनारायण बाबा के पूजा में आता है। दूसरा खबर मोतिहारी से है, जहां पर छतौनी थाना इलाके में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर 90 लोगों को बंधक बनाने का मामला सामने आने के बाद से पुलिस ने 90 युवकों को रेस्क्यू किया है। छतौनी थाना की पुलिस ने करीब 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद 90 युवकों का रेस्क्यू किया है, जिसमें बिहार के कटिहार का भी एक युवक शामिल है। बाकी सभी पश्चिम बंगाल सहित दूसरे राज्य के हैं। सभी युवकों से 25,000 रुपए की ठगी की गई है। दूसरे लोगों को संस्था से जोड़ने के नाम पर युवकों को ठगी का शिकार बनाया गया है। पुलिस ठगी मामले की जांच में जुटी है। मैं तो बाहर काम करते थे, तो मुझे फ़ोन किया गया कि यहाँ पर आ जाओ, नौकरी है। 2-3 दफ़ा फ़ोन किया गया, तो तब मैं मैनिपुलेट हो ही गया कि बाहर दुनिया से तो फैक्ट्री में काम करेगा तो सही है, चलो देखते हैं।
तब बोला गया कि 25,000 लगेगा। देखो मेरा 5 दिन में सीखा, उसके बाद समझ गया ये क्या काम है। तो मेरा माइंड में एक ये आया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं तो ठग चुका हूँ, दूसरों को मैं ठगा नहीं सकता है। जो नेटवर्क था मूलतः उसी का, इसका जो बेस है वो वहीं पर है। वो DBR कंपनी जो है उसी का रीनेमिंग करके बोल सकते हैं या फिर पार्टनरशिप करके बोल सकते हैं कि DBR से MR और फिर ये ऑटोमिक्स इस तरीके से किया गया है। नहीं, बट ये ज़रूर है कि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों ने कहा कि हमसे संपर्क करने का माध्यम जो था वो मैसेंजर या फेसबुक के थ्रू जो चैटिंग करते हैं कि एक हाई मैसेज ड्रॉप किया जाता था इनबॉक्स में, फिर उधर से जैसे ही रिप्लाई आता था तो बोला जाता था कि मैं आपको पहचानता हूं, आप हमारे साथ जुड़ो, और फिर इस तरीके से प्रलोभन दे करके कि भविष्य में आप बहुत बड़े बनोगे, ये बिजनेस मॉडल है, आकर के इसमें जुड़ो। इसमें जितने लोग हैं सारा ज़्यादातर 90% लोग ये वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट के, कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट के हैं, कुछ असम के हैं, कुछ झारखंड और जो मालदा का जो बॉर्डरिंग इलाका है उधर के लोग हैं। बिहार के एक है कटिहार का लड़का और बाकी सब लोग दूसरे स्टेट के हैं। खबर सोनपुर से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 8 लुटेरों के साथ चोरी करने वाले 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से देसी कट्टा, 5 कारतूस, 3 चाकू सहित भारी मात्रा में जेवर बरामद किया गया। लुटेरों ने अगस्त महीने में 2 लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सोनपुर के नेतृत्व में DIU छपरा और SHO सोनपुर एवं अन्य कर्मी के एक SIT का गठन किया गया और इसका उद्भेदन के लिए इन लोगों को निर्देशित किया गया। घटना का सफल उद्भेदन करते हुए इसमें 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 4 कांडों का हम लोगों ने सफल उद्भेदन किया है। इसमें 3 लूट की कांड थी और 1 गृहभेदन का कांड 899-25 जो 5 तारीख को घटी। खबर मुंगेर से, जहां कासिम बाजार थाना क्षेत्र में कोर्ट के आदेश पर हत्याकांड में फरार चल रहे मुखिया पति पप्पू यादव उर्फ राकेश रंजन के घर को कुर्क किया गया। कुर्की जब्ती के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान पहुंचे थे। फरार अपराधी के घर के गेट, ग्रिल, चौखट और दरवाजे को JCB मशीन से तोड़ा गया। घर के 3 मुख्य गेट को JCB मशीन से उखाड़ दिया गया। घर के अंदर भी तोड़फोड़ की गई। अपराधी पप्पू यादव पर लखीसराय और मुंगेर में केस दर्ज हैं। हत्याकांड मामले में घर की कुर्की की गई है। खबर बगा से, जहां पर देखिए कालीघाट में 8 साल से चल रहे रास्ता विवाद को लेकर के प्रशासन ने बुलडोजर चला करके अब निपटा दिया है। प्रशासन ने रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले आरोपियों को नोटिस दिया। फिर पुलिस और प्रशासन पूरे दल बल के साथ वहां पर पहुंच गई और रास्ते को खाली कराया। JCB की मदद से रास्ते में खड़े हुए मकान को तोड़ा गया। रास्ते से अतिक्रमण हटने के बाद भी अब लोगों के चेहरे खिल उठे। खबर वैशाली से, जहां पर गांजा बेचने से मना करने पर पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। मामला लालगंज थाना इलाके के काठी गांव की है, जहां पर एक महिला को उसके पति ने गांजा बेचने से मना करने पर बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें पीड़िता मोहसिना खातून को गंभीर चोटें आई। महिला का कहना है कि उसका पति मोहम्मद नयूब नशे का आदी है और आए दिन उसे गांजा बेचने के लिए मजबूर करता है और इनकार करने पर अक्सर मारपीट करता है। पीड़ित महिला ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही आरोपी पति मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी। गांजा बहुत पीते हैं और नहीं बेचते तो 9 साल से बहुत मारते हैं। बोला गांजा बेचेगी तो रखेंगे, नहीं बेचेगी तो नहीं रखेंगे, इसीलिए मारपीट की। हम समझाते हैं गांजा नहीं पीजिए, वो आते हैं तो हमको बहुत मारते हैं, लगे हम लोग को मारने लगेगा। ठीक है, केस आया था तो महिला के साथ मारपीट हो रहा है। वहाँ गए तो उसका पति मिला नहीं, ये बेहोश थी, उसको ले आकर हॉस्पिटल में भर्ती करा दी। किस स्थिति में महिला थी? वो तो ज़्यादा उससे पूछा गया तो बोले कि बहुत मारपीट हुआ है। तो महिला को तो देखे नहीं पूरा, बोली पीठ पर मारा है, तो कपड़ा पहनी हुई थी। तो हॉस्पिटल में उसका इलाज करा दिया। दरभंगा से बड़ी खबर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में खुलेआम छात्राओं से पैसों की वसूली की जा रही है। जी हां, दरअसल कन्या उत्थान योजना का फॉर्म भरने में छात्राओं को परेशानी हो रही थी, जिसका फायदा उठाते हुए दलाल ने 200 से लेकर के 2000 रुपए तक की वसूली कर ली। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि कर्मचारी से जवाब मांगा जाएगा, साथ ही दलालों पर नकेल कसने के लिए कुलपति से भी बात की जाएगी।
रेगुलर की पढ़ाई की है, जबकि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ बोल रहा है सही है, लेकिन मेरा रजिस्टर जब कन्या उत्थान का फॉर्म भरते हैं तो किसी और लड़की का नाम आ जाता है। 2 तारीख को हम आए थे, सिलेंडर पास करने से 200 रुपया घूस लिया था, बोला था काम हो जाएगा तो और लेंगे, लेकिन आज गए उसके पास तो हमको भगा दिया है। आप यहाँ पे क्या हैं, इस विद्यालय के आप क्या हैं? हम लोग डेली वेजेज स्टाफ जानते नहीं, ये लोग नहीं जानते हैं कि लोग नहीं जानते। अभी तो बता रहे हैं कंट्रोलर साहब कि आप यहाँ के स्टाफ भी नहीं हैं। हम लोग डेली वेजेज स्टाफ है। हमको तो मालूम नहीं रहता है, लेकिन हम तो काम में व्यस्त रहते हैं, है ना। कौन लेता है नहीं लेता है, तो बच्ची से पूछे तो बच्ची बोला, है ना। अगर वो लिया है तो उसको ऊपर लिख के देगी तो उस पर एक्शन ले लेंगे तुरंत 5 मिनट के अंदर, है ना। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि ने एक बार फिर से पटना में गंगा किनारे रह रहे लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जी हां, पटना सिटी के कई घाट एक बार फिर से डूब गए हैं। आलम यह है कि गंगा के किनारे बना गंगा पाथवे भी कई जगहों पर डूब गया है, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। आलमगंज थाना क्षेत्र के भद्रघाट से लेकर के माल सलामी थाना क्षेत्र के कई घाटों पर गंगा का पानी चढ़ गया है, लेकिन कहीं भी सुरक्षा की व्यवस्था नाकाफी है। ऐसे में लोग सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। गलत है, ये रास्ता डिसफंक्शनल हो गया है, 2-3 जगहों पे पानी आ गया सड़क पे, और बार बार प्रशासन को बोलने के बाद भी सेफ्टी का मेजर भी यहाँ पे कोई डिप्लॉय नहीं किया जा रहा है। 2 नाव बांध के चले गए, उससे क्या होना है। तो दिखता है पब्लिक के लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। खबर सोनपुर से, जहां गंगा का कहर एक बार फिर से टूट पड़ा है। सबलपुर दियारा में कई पक्के मकान और इमारतें नदी में समा गई। यहाँ के लोग 2 महीने से गंगा के कहर को झेल रहे हैं। कुछ लोगों का 2 मंजिला मकान गंगा नदी में विलीन हो गया, तो कई लोगों का जमीन, घर, कारोबार सब गंगा नदी में समाहित हो गया। अब देखिए, लोगों का प्रशासन पर आरोप यह है कि कटाव से बचाव को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। आप ये भयावह मंजर देख सकते हैं, कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है। ये वो इलाके हैं जो कि यहाँ पर गंगा के किनारे बसे हुए थे। तो सोनपुर में भी गंगा नदी का कहर साफ तौर पर देखा जा सकता है। गंगा के किनारे जो रह रहे लोग थे, उनके आशियाने, उनका घर, जमीन, कारोबार सब कुछ गंगा में समाहित हो गया है। 2 महीना, लगभग 2 महीना उससे ऊपर होने जा रहा है, अभी तक कटाव है। यहाँ से 300 से 400 घर कट गया लगभग। कितना संख्या था? वही संख्या था लगभग में, एक घर से 5 आदमी, उससे संख्या आराम से 1 लाख आदमी की संख्या यहाँ पे था। अभी तो पन्नी टांग के रोड पे रह रहे हैं हम। हाँ, कोई पूछने अभी नहीं है, ना नेता आया, ना विधायक आया, ना प्रशासनिक तौर से कुछ भी यहाँ पे कोई भी ऐसा सुविधा अभी तक नहीं मिला है। यहाँ कोई स्थिति ना देखिए रहे सामने, ना कोई व्यवस्था होगा। जो भी हो रहा है सब अपने पेट के लिए हो रहा है। कितना घर कट गया? छोटा छोटा बच्चा नहीं, वही 200-250 के आसपास। 250 घर कट गया। कोई आया पूछने? कौन आएगा? आता है अपना अलग से देख के चला जाता है, उसके बाद अपना जो है जेब भर रहा है। खबर सीतामढ़ी से, जहां पर हजारों की संख्या में मदरसा शिक्षक धरने पर बैठे हैं और सीएम नीतीश कुमार से वेतन में बढ़ोतरी के साथ ही मदरसे के शिक्षक को सरकारी स्कूल के शिक्षकों की तरह वेतन और बाकी की जो सुविधाएं होती हैं वो देने की मांग कर रहे हैं। मदरसे के शिक्षकों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में मुख्यमंत्री के द्वारा आम लोगों की न सिर्फ बातें मानी जा रही है, बल्कि कई तरह के सौगात भी दिए जा रहे हैं। विभिन्न संगठन से जुड़े लोग भी सरकार से अपनी बातों को मानने को लेकर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन का भी आयोजन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा की यह तस्वीर है, जहां जिला शिक्षा कार्यालय के सामने जो मदरसा के बोर्ड के शिक्षक है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी इच्छा है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब सरकार ने सबों की बात लगातार मानी है तो उनकी बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाए और उनकी बातें भी सुनी जाए। में मदरसा शिक्षकों के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया गया, लेकिन अभी जो एक मिसकंसेप्शन हो गया, एक कंफ्यूजन एक यहाँ पे क्रिएट हो गया कि अभी कई प्रोग्राम में माननीय मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ये कहा कि मदरसा शिक्षकों को स्कूल के शिक्षकों के तुलना में बराबर सब सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन ये गलत है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को मिसगाइड किया गया है और मदरसा शिक्षकों को अभी तक इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, मेडिकल नहीं मिल रहा है, हाउस रेंट की सुविधा
सुविधा नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो मदरसा के शिक्षक हैं यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं और इनको लगातार यह उम्मीद है कि मुख्यमंत्री तक इनकी बातें पहुंचेगी और वो इनकी मांगों को जरूर मानेंगे। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। पटना में बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम का अनावरण बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने किया। इसका उद्देश्य बिहार की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना है। सोनू सूद ने बिहार के बच्चों की प्रतिभा की सराहना की और माता पिता को खेल के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। खेल, राजनीति के साथ फिल्म को लेकर के भी सोनू सूद से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसी संकल्प के साथ गरीब, लाचार और मजबूर लोगों को लगातार जो मदद कर रहे हैं उनका नाम है सोनू सूद। तो हमारे साथ बॉलीवुड स्टार और समाज सेवी सोनू सूद खुद मौजूद हैं, जो अभी फिलहाल बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। क्या लग रहा है सोनू जी, चूंकि बिहार से एक खास लगाव आपका दिख रहा है, रहने वाले पंजाब के, लेकिन आपका दिल धड़कता है बिहार के लिए। बिल्कुल, बिहार के लोग बड़े इमोशनल होते हैं और मेरा आज से नहीं, मेरा कॉलेज के दौरान से एक रिश्ता रहा है बिहार से। और मैं जब भी बिहार को कोई भी ज़रूरत पड़ी है तो मैं आधी रात को उनके साथ खड़ा हूँ। और जब ये स्पोर्ट्स के लिए इतना बड़ा महासंग्राम छिड़ा है जहाँ पर हम बिहार के हर एक बच्चे को हाथ थामने की कोशिश करेंगे ताकि उसको उस स्पोर्ट्स में और बिहार का नाम ऊंचा कर पाए, तो यही कहूँगा कि आधी रात को सोनू सूद का कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान बिहार का याद करेगा तो सोनू सूद हमेशा अवेलेबल है। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है और हर बच्चे खिलाड़ी हैं। ग्राउंड की कमी है, अपॉर्चुनिटी का अभाव है। सोनू सूद कहाँ तक पहुँचाएंगे यहाँ के बचपन को, क्योंकि बचपन प्रतिभा वाला है लेकिन बचपन को मौका नहीं मिल रहा। मैं वही कहता हूँ कि हुनर तो सभी में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। बिहार के अंदर हमने छिपने नहीं देना, हुनर को छपाना है ताकि उसको बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग मिल सके, बेहतर ग्राउंड्स मिल सकें और बेहतर फाइनेंशियल मदद भी मिल सके ताकि जो पेरेंट्स हैं बच्चों को और पुश करें खेल की दुनिया में आने के लिए। यह क्या लग रहा है सोनू सूद को चुनाव में इंटरेस्ट है कि नहीं, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव? देखिए, मैं तो जनता का हिस्सा हूँ बिहार की, और बस मैं यही कहूँगा कि जीते कोई भी, वो जीते जो बिहार के एक बच्चा जो गाँव में कहीं इंतज़ार कर रहा है उस मदद का, उस तक वो पहुँचे। वो जो जिसका दिल धड़कता है बिहार के लिए, वही बिहार के लिए मेहनत करके वापस बिहार को स्तर पर लेके आए। भोजपुरी कहा जाए ग्लोबल भाषा है बिहार की। वर्तमान में चाहे वो पावर स्टार कहते हैं अपने आप को, खेसारी हैं, बहुत सारे हीरो हैं और मनोज तिवारी और रवि किशन से हर कोई वाकिफ है। क्या सोनू सूद भोजपुरी फिल्म में काम करेंगे, अपनी फिल्म बनाएंगे, या मौका मिला तो एक स्टार के रूप में भोजपुरी में नजर आएंगे? मेरी अगली फिल्म बिहार पर ही आधारित है। थोड़ा सा सस्पेंस है, एकदम अनाउंस करूंगा, बट इशारा कर दीजिए। बस इशारा है कि बिहार वालों तैयार रहो, कहानी अगली आप ही की है। भाषा भी मैं हिंदी, बिहार, भोजपुरी का मिक्स रखेंगे ताकि वो पैन इंडिया फिल्म बने और बिहार की फिल्म पैन इंडिया रहेगी। चलिए, आखिरी सवाल, क्या अगर चुनाव लड़ने का मौका मिले, मन में कई तरह के हलचल चल रहे होंगे, बाकी हीरो जो हैं भाग्य आजमा लिए हैं, पार्टी ज्वाइन किए, सांसद बन गए, क्या सोनू सूद विधायक सांसद बनेंगे? नहीं, मुझे लगता है मैं जनता के बीच में रह के ही जनता की सेवा करना चाहूँगा और जनता के अंदर रहकर एक अलग मज़ा आता है, तो जनता में रहने दीजिए मुझे। बिल्कुल, सोनू सूद ने खुलकर कहा है न्यूज़ 18 से बातचीत में कि जनता के बीच था, जनता के बीच हूँ और जनता के बीच रहूँगा। यानी पंजाब मेरा जन्मस्थल जरूर है, मेरी मातृभूमि जरूर है, लेकिन मेरी कर्मभूमि बिहार है और बिहार रहेगा। तो कुल मिलाकर पंजाब के सोनू सूद आज बॉलीवुड में जरूर काम कर रहे हैं और देश भर के लिए एक तरह से समाज सेवी के रूप में उभरे हैं, लेकिन इनका दिल बिहारियों के लिए हमेशा धड़कता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में गवर्निंग बॉडी की बैठक हुई, जिसमें खराब मशीन को बदलने समेत 16 और भी एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक में यह भी तय हुआ कि रिम्स की व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। रिम्स की बदलेगी तस्वीर, व्यवस्था में जल्द होगा सुधार, जीबी बैठक से निकलेगा हल। जी हां, रिम्स में मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कोशिश की जा रही है।
रिम्स जीबी की 60वीं बैठक प्रशासनिक भवन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने की। इसमें हाईकोर्ट के ऑब्जर्वर जस्टिस अमरेश्वर सहाय भी शामिल हुए। इस बैठक में हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए 16 प्रस्तावों पर सहमति बनी। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव वेंटिलेटर और एमआरआई जैसी मशीनों की जल्द खरीदारी को लेकर था। अस्पताल प्रबंधन को जल्द से जल्द ये खरीदारी पूरी करने के निर्देश दिए गए। रिम्स पटरी पे आएगा, क्योंकि रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को जानी है। माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त बैठे हुए थे, एक एक एजेंडे पे चर्चा हुई है और वो उसकी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में भी जानी है। बहुत सारे और निर्णय हुए हैं। कुल मिलाकर यह निर्णय कि अब रिम्स जनहित में काम करे। बैठक में डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी चर्चा हुई। ट्रॉमा सेंटर और सेंट्रल इमरजेंसी में सुधार बैठक का अहम मुद्दा रहा। गंभीर मरीजों की भर्ती, वार्ड में शिफ्टिंग और इलाज की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके अलावा डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर रोक, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने और अस्पताल में अनुशासन बेहद सख्त करने पर भी विचार किया गया। कुछ मशीनें खराब हैं, एक जो पार्ट्स आएगा यूएस से आएगा, दूसरा जर्मनी से आएगा, तो इतना दिन मेरा पेशेंट थोड़ी वेट करेगा। तो हम लोगों ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए और तुरंत मशीन खरीदिए आप। प्रस्ताव में ये भी तय हुआ कि अब अस्पताल में दवा और दूसरे जरूरी सामानों की कोई कमी नहीं रहेगी। खरीदारी से जुड़े सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं। अगली गवर्निंग बॉडी की बैठक 9 अक्टूबर को होगी, जिसमें अस्पताल से जुड़े बाकी 18 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। इस बार सिर्फ कोर्ट के प्रस्तावों पर ही बात हुई। अब देखना होगा कि गवर्निंग बॉडी बैठक से राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कितने सुधार होते हैं और कब तक। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गैंगस्टर मयंक सिंह पर झारखंड एटीएस का शिकंजा कसता जा रहा है। 6 दिन की रिमांड पर मयंक से उसके नेटवर्क के बारे में अहम जानकारी मिली है और अब जांच का दायरा बढ़ने से केंद्रीय एजेंसियों की भी एंट्री होने वाली है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आप देखिए। कुख्यात मयंक पर कस रहा शिकंजा। केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री की तैयारी। और बढ़ेगा मयंक पर जांच का दायरा। पैसा और हथियार के नेटवर्क का होगा खुलासा। अजरबैजान से प्रत्यर्पण कर झारखंड लाए गए कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह पर झारखंड एटीएस का शिकंजा कसता ही जा रहा है। कुख्यात मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा के नेटवर्क को लेकर झारखंड एटीएस की जांच जारी है। अब तक 6 दिन की रिमांड में पूछताछ में मयंक ने कई खुलासे किए हैं। अब उन खुलासों पर आगे की जानकारी जुटाने के साथ ही सत्यता की भी जांच की जा रही है। निकट भविष्य में जो बाकी केसेस हैं उसमें भी पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो हम लोग एनालाइज करेंगे और जो उसके द्वारा बताया गया है उस पर फिर से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, ताकि जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो और सटीक हो और जो बाकी लोग इस ग्रुप के हैं या दूसरे समूह के जो लोग हैं जो इससे पहले से संबंधित रहे हैं वो भी हमारी गिरफ्त में आए और उसमें जांच आगे बढ़े। मयंक सिंह का अमन साहू के साथ लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ तक के संबंध सामने आ चुके हैं। वहीं पाकिस्तान से हथियार तस्करी के साथ ही अवैध आर्थिक गतिविधियों के भी सबूत मिल चुके हैं। ऐसे में आगे की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों की भी एंट्री होने वाली है, जिससे जांच को और धार मिलने की उम्मीद है। जैसे भी बातें सामने आएंगी उसमें हमें दूसरे राज्य पुलिस के या केंद्रीय एजेंसियों का अगर सहयोग लेना पड़ेगा तो हम लोग लेंगे, लेकिन हम लोग यही कोशिश करेंगे कि इसमें जितने भी लोग इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थे, फाइनेंशियल और हथियार लेन देन के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थे, चाहे कहीं पे भी हो, वो उससे उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई हो। रिमांड पर हुई पूछताछ में जो जानकारी मिली है उससे उम्मीद है कि मयंक सिंह के क्राइम, आर्म्स और फाइनेंशियल नेटवर्क पर और शिकंजा कस सकता है। गैंग के दूसरे सदस्यों के साथ उसे संरक्षण देने वाले सफेद पोशों पर भी गाज गिर सकती है। अब इंतजार है केंद्रीय जांच एजेंसियों की एंट्री का, ताकि गिरोह पर और दबिश बढ़ सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।